नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, तो आप नंबर नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रवि दियोरा, कुंवर जी ग्रुप के, राजीव कपूर ट्रस्ट लाइन के, हेमंत बंसल साहब हैं, वीपी हैं आईवीपीए के, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, और साथ ही हेमंत जैन साहब हैं, सोयाबीन के एक्सपर्ट हैं, तिलहन के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करने जा रहे हैं। खबर ये है कि पिछले 15 से 20 दिनों में खाने के तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट आई है और आंकड़े बताते हैं कि सोया तेल का भाव पिछले 1 महीने में, पिछले 15-20 दिन में 14 रुपये प्रति किलो थोक में ये भाव गिरा है। पाम तेल का भाव करीब 6.5 रुपये गिरा है और सूरजमुखी तेल का भाव 10 रुपये प्रति लीटर तक कम हुआ है। कम होने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई बढ़ गई है। सोया मिल्क का एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिससे क्रशिंग बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। सरसों के दाम कम हुए हैं, ग्लोबल मार्केट में दाम गिरे हैं और हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है। इन तमाम वजहों से दाम गिरे हैं। तो सबसे पहला सवाल बंसल जी आपसे, आप जरा ग्राउंड सिचुएशन बताइए इस वक्त की। हमने तो 15-20 दिन के आंकड़े बताए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर 1 महीने का आंकड़ा आप बता पाएँ, और साथ ही क्या ये जो दाम कम हो रहे हैं रिटेल में, इसका इम्पैक्ट कब तक आ जाएगा सर? नमस्कार मृत्युंजय जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जो भी मृत्युंजय जी, देखिए क्या है, अगर आप ये देखें कि ये प्राइसेस का जो फॉल आया है ये पिछले 7-8-10 दिनों में मेजर आया है। हालांकि जो ये बताए हैं, जो आपने हाई लो के फिगर बताए हैं, ये ड्रॉप लास्ट के 20-25 दिनों का ही है, तो लास्ट ऑलमोस्ट 1 महीने का ही है। अच्छा, मतलब 7 से 10 रुपए 12 रुपए तक अलग अलग तेलों में अलग अलग टाइप से कम हुए। और जहां तक रिटेल में आने की बात है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और को रेट जाते हैं वो तो इमीडिएट रियल टाइम बेसिस पे पास ऑन हो जाते हैं। कंज्यूमर्स को उसे पास ऑन होने में 2, 5, 7, 8, 10 दिन का गैप लगता है। अच्छा, तो आज अगर आप ये देखेंगे, क्योंकि अगर मेजर फॉल अगर ग्राफ में अगर आप देख पाएंगे तो लास्ट के 5-6 दिनों में हुआ है, तो अगले 5 से 10 से 15 दिनों में कंज्यूमर्स को डिफरेंट ज्योग्राफी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में इम्पैक्ट दिख जाएगा। अच्छा बंसल जी, ये जो दाम कम हो रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए मृत्युंजय जी, ज्यादातर सारी बड़ी वजह आप ऑलरेडी बता चुके हैं। एक तो अगर हम तेल वाइज बात करें तो मस्टर्ड तेल की अगर बात करें, मस्टर्ड में इस साल एक बम्पर क्रॉप सामने दिखाई दे रही है। मार्च के महीने में नई क्रॉप आती है जो इस बार 125 लाख टन के आसपास में बताई जा रही है, जो पिछली बार से 10 से 15% ज्यादा है। और इस बार थोड़ा सा उसका अर्ली अराइवल की भी एक्सपेक्टेशन है। जो फुल पीक अराइवल मार्च में बनता था, इस बार हो सकता है वो 2nd-3rd वीक फरवरी में बन जाए। तो उसके एंटिसिपेशन में, और क्योंकि क्रॉप बड़ी है, मस्टर्ड सीड के भी प्राइसेस गिरे हैं, तो उसका हमें तेलों की कीमत में भी देखने को इम्पैक्ट मिला है। अगर हम सोया तेल की बात करें तो सोया तेल हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फैक्टर से चलता है। तो अगर दोनों ही जगह में इंटरनेशनली भी उसमें थोड़ी गिरावट आई है, और रिसेंटली जो डोमेस्टिक क्रशिंग होती है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि सोया डीओसी की एक्सपोर्ट में डिमांड खुली है, जो बहुत टाइम से वेटेड थी इंडिया के लिए, और जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ये क्रशिंग बढ़ने के तरफ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से दबाव होने की वजह से सोया तेलों में ये गिरावट आई है। सनफ्लावर की अगर हम बात करें, सनफ्लावर में जो ये यूक्रेन रशिया का ये चलते हुए इशू चलते हुए सप्लाई चेन बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी, और हमने देखा था ये प्राइसेस 180, 90, 200 और उससे भी ऊपर चले गए थे, जो आज की तारीख में 130, 32, 34 के लेवल पे आ गए हैं पर किलो की बात कर रहा हूँ। तो ये सप्लाई चेन में बहुत सुधार आ गया है, और कई
कई और नई ओरिजिन्स भी खुल गए हैं जहाँ से इंडिया में तेल आने लगा है, तो ये एक इसका मेजर कारण है। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी वजह है जिससे आप कह रहे हैं कि दाम कम हुए हैं। इसमें एक वजह जैसे सोयाबीन के दाम गिरना भी एक बड़ी वजह है। तो अब हेमंत जी आप जरा बताएं सर कि ये सोयाबीन की कीमतें इस वक्त अभी क्या चल रही हैं और कितनी गिरावट सोयाबीन में पिछले एक महीने में आई? सोयाबीन में अगर हम लोग, नमस्ते मृत्युंजय जी, सोयाबीन के अंदर जो गिरावट है अगर हम देखा जाए तो हमको कोई खास गिरावट नहीं है। ये 100-125 रुपए की गिरावट है जिसको हम गिरावट के रूप में नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास में जो भाई ये ओनली सोयाबीन में अभी ड्राइविंग फैक्टर ऑयल है और ऑयल के बेसिस पे गिरावट आई है। दूसरा यूएस की जो क्रॉप का एस्टिमेट आया था, जो यूएसडीए रिपोर्ट आई थी, उस यूएसडीए रिपोर्ट के अंदर जो यील्ड शुरू में बता के एकदम चिकागो बढ़ा था, उस बेसिस पे मार्केट में पहले तेजी आई थी। पर एक्चुअल में अर्जेंटीना जो क्रॉप है, अर्जेंटीना की क्रॉप का जो डाउन होना था उस चीज को ऑलरेडी उस फैक्टर को पहले ही वो लोग कैलकुलेट कर चुके थे। तो उस बेसिस पे जब चिकागो यहाँ पे से डाउन हुआ है तो उस बेसिस पे मालूम है सोयाबीन में गिरावट आई है। पर एक्सपोर्ट की इस प्राइस लेवल पे हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट की डिमांड सोयाबीन मिल के अंदर कंटिन्यू है। पर अगर यही डिमांड अगर हमारे यहाँ से सोयाबीन मिल की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये डिमांड हमारी रुक जाती है। तो एट प्रेजेंट सोयाबीन के अंदर जो प्राइस लेवल जो ड्राइविंग फैक्टर के रूप में ऑयल चल रहा है सीड के लिए, पर डीओसी ने अपने बेस पे सोयाबीन को एक अच्छा सपोर्ट दे रखा है। ये जो डिमांड चल रही है इस बेसिस पे सोयाबीन के अंदर हमें ज्यादा गिरावट नहीं देखता हूँ सीड के अंदर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा गिरावट आगे सीड के अंदर है नहीं। अच्छा, क्रशिंग में कैसी डिमांड है हेमंत जी? अभी क्रशिंग में सर ये गुड फैक्टर था, जो अभी तक हमारे साल्वेंट प्लांट बिल्कुल बैठ गए थे यहाँ पे। क्रशिंग फैक्टर उनका डाउन था, जो कि एक्सपोर्ट में डिमांड आने से कम सभी साल्वेंट प्लांट के अंदर एक क्रशिंग चालू हो गया है। अच्छा, तो उससे एक ऑयल का फ्लो भी हमको थोड़ा इंक्रीज हुआ है मार्केट के अंदर सोयाबीन का। तो अभी प्राइस क्या है हेमंत जी सोयाबीन का मंडियों में? सोयाबीन का पोजीशन सर मंडी तो हमारे यहाँ पे बिक्री है 5300 से 5450 तक बिक्री है। अच्छा। और प्लांट डिलीवरी लेवल अगर अपन कैलकुलेशन करें तो 5650 से 5750 है सर। अच्छा, ये रेट है। ओके, अब जरा बंसल जी हमें ये बताएं सर, आप कि आपने बताया कि किन वजहों से अभी तेल के दाम कम हुए हैं, क्या ये गिरावट का ट्रेंड भी खाने के तेल की कीमतों में कंटिन्यू रहेगा? मतलब क्या खाने के तेल के दाम और घटने वाले हैं सर हेमंत जी? देखिए मृत्युंजय जी, अगर ये तो हमने जो गिरावट की बात करी 7, 8, 10, 12 रुपए की, ये एक महीने की है। अगर हम पीक भाव से देखें जो 2, 4, 6 महीने में थे, जो ऊपर में आपने देखे थे 170, 80, 200 रुपए तक भी अलग अलग तेलों के भाव पहुंच गए थे, उनके कंपैरेटिव में ये रेट बहुत बहुत नीचे आ चुके हैं। और जो भी मद्दी के फैक्टर थे वो ज्यादातर अब पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ से हो सकता है 2-3 रुपए आज के वॉलेटाइल मार्केट में ऊपर नीचे की साइड हो जाए, बट बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी यहाँ से अब गिरावट थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से ज्यादा दाम गिरने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर गिरावट मुश्किल है तो फिर क्या तेजी आसान है सर? उसके बाद तेजी आ जाएगी बंसल जी? देखिए, ऐसा कहें कि तेजी आ जाएगी वो भी मुश्किल है। बहुत ऐसा कोई लगता नहीं है कोई फैक्टर्स अभी की तारीख में कि बहुत बड़ी कोई तेजी आ जाए, बट मार्केट स्टेबल और थोड़ा सा अपर साइड में ही रहने की उम्मीद है। कुछ ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल या इनकी जब क्रशिंग बढ़ेगी तो उनमें कुछ थोड़ी सी और गिरावट ज्यादा आ सकती है बनिस्पत सोया और पाम। क्योंकि अगर पाम ऑयल देखें वो बहुत ही नीचे स्तर पे चल रहा है, सोया ऑयल देखें वो भी बहुत नीचे है। मस्टर्ड से आज भी 7, 8, 9 रुपए नीचे किलो आपका सोया ऑयल चल रहा है। जो मस्टर्ड ऑयल के आज के भाव हैं, मस्टर्ड ऑयल के भाव से आज ऑलमोस्ट 20-25 रुपए किलो नीचे पाम चल रहा है। तो पाम और सोया में बहुत ज्यादा मद्दी की उम्मीद दिखती नहीं है। हम मस्टर्ड ऑयल में जब क्रॉप कैसा प्रेशर रहता है, कैसी क्रशिंग होती है, वो फैक्टर देखते हुए कुछ इस करंट लेवल से नीचे तेल के भाव आ सकते हैं। ओके, अब जैन साहब एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, बहुत सारे किसान भाई भी हमारे दर्शक हैं, चैनल देखते हैं, अगर उनका आपसे ये सवाल हो कि अगर उनके पास सोयाबीन का स्टॉक हो और वो जानना चाहें आपसे कि क्या भी रख दें, बेच दें, आगे सोयाबीन के दाम क्या रहने वाले हैं? सर, सोयाबीन में मार्च के बाद में तेजी आने की संभावना है डेफिनेटली। सोयाबीन जो है नीचे में ये जो 5700 जो चल रहा है, ऊपर में 64,000 तक मैं मान के चल रहा हूँ। मार्च के बाद मेरे को लगता है कि मार्च से कभी सोयाबीन 6000 को क्रॉस कर सकता है सर। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया हेमंत जैन जी आपका और हेमंत बंसल साहब आपका। दो हेमंत हमारे साथ जुड़े जिन्होंने पूरे ऑयल के बारे में आपको डिटेल में बताया।
बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। और आज का मार्केट आप देखिए, गोल्ड का मार्केट थका हुआ है, रिलैक्स के मूड में है। महज 50 रुपए की नरमी है, 56,435 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का लेवल है। तो रवि जी, आज शाम के कारोबार के लिए गोल्ड में ताजा भाव पर करंट मार्केट प्राइस पर क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? मुनाफा वसूल आई है। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत तेजी देखी गई, उसका एक प्रभाव आपको ये कमोडिटी पे दिखा है। साथ में इंटरनेशनली भी थोड़ा कम वोल्टाइल है। कल यूएस मार्केट क्लोज थे तो कुछ इतना ज्यादा वॉल्यूम एक्टिविटीज हुई नहीं, बट मुझे लग रहा है जब तक इंटरनेशनल मार्केट में 1904 का लेवल डिसिसिव ब्रेक डाउन ना हो तब तक कोई बड़ी मंदी के आसार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन जो हायर लेवल से आया है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 56,300 पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ये लेवल पे एक बार बाय कर सकते हैं 56,100 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है कि 56,600 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद सिल्वर वोल्टाइल है अभी भी, बट मुझे गोल्ड में अभी भी लग रहा है कि ये जो डिप है वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। ओके अजय, राजीव जी आपका व्यू सर गोल्ड और सिल्वर पर आज के लिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मेरा भी व्यू बिल्कुल कुंवर जी से मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि अराउंड 56,300 के आसपास गोल्ड को खरीदने के लिए चुनना चाहिए। जो करेक्शन आया है उसमें थोड़ा सा अब नीचे भी भाव मिल रहे हैं खरीदने के लिए, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ा ऐसा लगता है कि बढ़ने के बाद गोल्ड एक रेंज में चला गया जिसे हम कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। तो अराउंड 56,300 पे खरीद के ट्रेड करें, 56,140 का स्टॉप लॉस रखें। 56,600 पहला टारगेट इसलिए दिया है क्योंकि 56,600 का इसने अभी एक रेंज बनाया है, और अगर 56,600 के रेंज को ऊपर में तोड़ता है मृत्युंजय जी तो मुझे लगता है वहां से फिर 200-300 रुपए की एक और बढ़त देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के लिए बाजार कंसोलिडेशन करना चाहिए, तो थोड़ा कंसोलिडेशन में निचले स्तरों पर खरीद के ट्रेड करना एक अच्छा रहेगा विद टाइट स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है गणेश का, असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए गणेश। हाँ, ये ग्वारसीड पे और क्रूड पे है, 1 महीने के लिए दोनों में पोजिशनली क्या बाइंग लेवल है और क्या टारगेट है? ग्वार और क्रूड, तो बताइए रवि जी, पहले ग्वार पर बताइए आपके ग्वार में 1 महीने के लिए क्या टारगेट आपका, और उसके बाद कच्चे तेल में क्या व्यू? दोनों भी अभी मुझे लग रहा है कि उसमें जब नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव न्यूज आते हैं तो कंसिडरेशन कर जाते हैं और पॉजिटिविटी में अच्छा उछाल देते हैं। मुझे लग रहा है ट्रेंड अभी भी डिसिसिव पॉजिटिव बना हुआ है। 1 महीने के लिए अगर ट्रेड करना है तो गुआरसीड में 6300 करीब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बाय करके चले। 6120 का स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड मेरा मानना है कि 6600 तक के लेवल गुआरसीड दिखा सकता है। वही गुआर गम में 13,800 के करीब बाय करे, 13,420 का स्टॉप लॉस, और मुझे गुआर गम में 14,500 से लेकर 14,800 तक के लेवल दिख रहे हैं। तो दोनों में बुलिश व्यू है, बाय करके ट्रेड लेना चाहिए। क्रूड में हालांकि थोड़ा ओपेक का रिपोर्ट आना है, थोड़ा आईए का कमेंट्स पे आना है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोल्टालिटी रह सकता है। तो इससे क्या करें, 1 महीने का अगर व्यू है तो फरवरी के जो ऑप्शन है क्रूड के उससे ट्राई करें। 6600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 310 के करीब बाय करें, 450 का टारगेट रहेगा और 230 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में थोड़े हेडविंड्स है, इस हिसाब से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो वो कॉल ऑप्शन से आप तेजी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर कालीचरण है हमारे साथ, पूछिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर पूछे सर प्लीज। टीवी का वॉल्यूम कम करें सर फिर पूछें। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। पूछिए। ग्वार के मामले लास्ट मतलब ये कोई 3-4 महीने में क्या पोजीशन बन सकती है इसकी? 3-4 महीने में ग्वार में क्या पोजीशन बन सकती है, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है ग्वारसीड अपनी बढ़त के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो कैरेक्टर दिख रहा है प्राइस का, वो ये दिख रहा है कि कंसोलिडेशन कर रहा है अपनी पिछली बढ़त को। तो इस दौरान में मुझे लगता है कि अगर ग्वारसीड 6500 के स्तर के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 7,200 से 7,500 तक के स्तर भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट 6500 के ऊपर इसका क्लोजिंग बेसिस पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कंफर्म करेगा कि इसका जो मोमेंटम सर वो कंफर्म करेगा, पता नहीं कंफर्म होगा नहीं होगा, लेकिन 65 आप कह रहे हैं कि 6,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 7,000 का लेवल भी मुमकिन है, लेकिन 6,335 पर लोग क्या करें?
आज का प्राइस तो सर, यही है, इस भाव पर क्या करें ये बताइए। 6000 करंट भाव पे भी बताएंगे सर। 6035 पे अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए लेना है तो अराउंड 6300 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखना है इसमें 6220 रुपए का, और टारगेट लेके चल सकते हैं 6460 से 6500 का। ओके, तो ये राय ताजा भाव पर आपको ग्वार में क्या करना है, ये राय राजीव जी की, आपकी राय बाइंग की है, इस पर आप नजर रखें। नेक्स्ट कॉलर हितेश जैन है हमारे साथ, पूछिए जैन साहब। सर कपासिया खली जो कॉटन सीड ऑयल के सर बाई की हुई है, किस भाव पर? 1.5 महीने में क्या टारगेट? हेलो, किस भाव पर लिया है आपने? 2980 रुपए पर था। 2980 पर आपने कॉटन सीड के कपास खली लिया है, अभी भाव है 3130। तो क्या करें रवि जी, क्या करना चाहिए इनको? जरूर सर रुकना चाहिए। आई थिंक सर का जो पोजीशन होगा वो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में होगा जो अभी बैकवर्डेशन में चल रहा है, और 2960 के करीब प्राइस चल रहा है। शायद अगर ये प्राइस के लिए पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रुकना चाहिए। 2900 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो चाइना रीओपनिंग थीम है शायद अभी और एक हफ्ते इसमें सपोर्ट दे सकता है। इंटरनेशनल बेंचमार्क काफी अच्छे सपोर्ट के पास चल रहा है, तो वहां से भी उछाल की संभावना है। और कॉटन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने के बाद सारा जो दारोमदार है वो ये कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट हुआ है। मुझे लग रहा है 3050 तक के लेवल आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और यहाँ एक अच्छे अपसाइड 70 से 80 पॉइंट की मैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा राजीव जी, आज के लिए कच्चा तेल कैसा लग रहा है आपको? अभी क्रूड में तेजी है, करीब आप देखिए तेजी बढ़ गई है, 6560 के ऊपर है भाव, 0.2% ऊपर है। ग्लोबल मार्केट में भी तेजी है, क्या करें कच्चे तेल में? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलना चाहिए। मोमेंटम अपसाइड का बन गया है। प्राइस ने करीबन नीचे में 6200 के आसपास कंसोलिडेट किया, और 2 दिन पहले इसमें हमने अपसाइड में ब्रेकआउट देखा। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम 6600 से और 6700 तक कंटिन्यू करना चाहिए। हालांकि हम 6600 के बहुत पास हैं, तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से 6520 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और टारगेट पहला लेके चल सकते हैं 6620 का और दूसरा 6700 का, और स्टॉप लॉस इसमें मृत्युंजय जी 40 का रखना चाहिए। ओके। अच्छा, एल्युमिनियम पर रवि जी आपका व्यू क्या है? क्योंकि चाइना में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 2022 में एल्युमिनियम का 4 करोड़ टन से ज़्यादा, और 2023 में उत्पादन और बढ़ने की बात हो रही है एल्युमिनियम की। तो ऐसे में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं एल्युमिनियम में अभी? और एक एडिशनल फैक्टर वो भी है कि एल्यूमिनियम में जो इन्वेंटरीज के लेवल है, पर्टिकुलर अभी जो फॉलिंग इन्वेंटरीज में कॉपर एंड जिंक है, बट एल्यूमिनियम के जो लेवल्स है वो कंपैरेटिव स्टेबल लेवल पे। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी काफी मुझे कम दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखना चाहिए। आप ये जो 221 के करीब चल रहा है, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है सेल करके चले। 224.80 मीन 225 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग फिर से 213 से 214 तक के लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बेटर लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर फरहान है हमारे साथ, पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। और सब बढ़िया सर? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया, पूछे सर जी। दोनों एक्सपर्ट्स को पूछ लीजिए। मेंथा ऑयल पर सवाल है मेरा। क्या मेंथा ऑयल 2 दिन में पानी पानी हो गया, ऐसा क्या रीजन बन गया इसमें कि पानी पानी हो गया 2 दिन में? बताइए राजीव जी, ऐसा क्या हो गया मेंथा में इतनी तेज गिरावट क्यों? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा मांग की कमी है स्पॉट मार्केट के, जिसके कारण प्राइस में गिरावट आई। हालांकि मुझे लगता है कि 1000 का स्तर जो है एक अहम स्तर होना चाहिए, और यहाँ से फिर से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो भी करीबन 1000 के आसपास था, तो प्राइसेस ऑलरेडी उसके पास पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है 1030 से 1040 तक के स्तर के लिए, और नीचे में अगर 980 के नीचे ब्रेक करता है तब हम इसमें वापस से ब्रेकडाउन देख सकते हैं। बट मुझे चांसेस नीचे के काफी कम लग रहे हैं, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर सुनील हैं हमारे साथ, सुनील जुड़ रहे हैं, पूछिए सुनील जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैं सर ये तो पूछना चाहता हूँ कि ये 150 रुपये आएगी या 500 रुपये जाएगी सर? राजीव जी से क्या सवाल है आपका? नेचुरल गैस पे पूछ रहा हूँ मैं। 150 रुपये आएगी या 500 रुपये जाएगी राजीव जी से? ये दोनों टारगेट आपने इतने बड़े बड़े दिए हैं कि राजीव जी भी हैरत में हैं कि मतलब क्या जवाब दिया जाए। 150 की 500, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, हम पंडित तो है नहीं जो प्रोडिक्शन करेंगे, बट अभी हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बता सकते हैं थोड़ा सा इन्हें। 270 रुपए का स्तर देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्तर है नेचुरल गैस का, और हमने पाया कि अराउंड 285 से इसमें एक
रिकवरी भी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है जब तक 270 नीचे में ब्रेक नहीं करता तो 150 का स्तर आना तो काफी डिफिकल्ट है। और अपसाइड में भी मुझे ज्यादा बढ़त नहीं दिख रही अभी फिलहाल। नियर टर्म में 340 तक मैक्सिमम अपसाइड दिखता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर सतवीर हैं, पूछिए सतवीर। जी, इंटरडे में चांदी में क्या किया जाए? और मैंने चांदी के 2,69,700 में बेचे हैं, क्या शाम तक आ जाएंगे भाव वापसी? बताइए सर, रवि जी। आई थिंक चांदी में कंपैरेटिव देखे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे है, बट पर्टिकुलर मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस 69 के बिलो स्टेबल हो गए। तो अगर आपने सेल किया है तो 69 के करीब एक बार मुनाफा वसूली कर ले। मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बेस बनना चाहिए। सेकंड हाफ में शायद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिले, तो 69 के करीब मुनाफा वसूल करके अगर प्राइसेस आज इवनिंग में 69 के करीब मिल जाता है तो एक बार आप लॉन्ग भी रह सकते हैं। 68,680 का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है फिर से 69,700 तक के लेवल दिखने चाहिए। अगर आपका थोड़ा नजर लंबा है तो एक ध्यान रखें, जब तक 2470 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक बड़ा अपसाइड, सब्सटेंशियल अपसाइड आपको नहीं दिखेगा, बट एक पॉजिटिव साइड में कंसोलिडेशन रह सकता है। ओके, इस पर आप नजर रखें। 69,500 के ऊपर अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। आज गिरावट है चांदी में और आज के कारोबार में करीब करीब 350 रुपए की गिरावट है। आसाराम है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए। आवाज आ रही है सर आपको? ये आ रही, पूछिए। सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ, जीरा का सवाल है। ओके, जीरे पर आपका सवाल है। तो राजीव जी, जीरे में तो बहुत उठापटक है सर, पहले बहुत जोरदार तेजी, उसके बाद गिरावट 2 दिन से दिख रही है। क्या लगता है अभी आपको जीरे में? सर ये ऐसा लग रहा है कि अभी जो बढ़त हुई थी इसमें अराउंड 24,000 के स्तर से और हमने एक लगातार 38,000 के स्तर तक की एक रैली देखी, तो मुझे लगता है ग्वार सीड में जिस तरह से कंसोलिडेशन देखने को मिला था अपर साइड में, जीरे में भी अब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। थोड़ी और हल्की इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है भाव जो है 34,000 के स्तर तक भी आए नीचे में, तो थोड़ा प्रॉफिट ब्रेकिंग का सिनेरियो बना है जिसमें प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं कोलकाता से, पूछिए राजेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल नेचुरल गैस पे इंट्राडे में क्या किया जाए? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या किया जाए, तो बताइए रवि जी। आज तो नेचुरल गैस में तेजी है, हालांकि तेजी 3% के आसपास है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ठीक ठाक दाम बढ़े हैं। वहाँ तो 10% तक नाइमेक्स पर दाम बढ़ गए थे। तो अभी जरा बताइए एमसीएक्स पर क्या किया जाए एनजी में? मेरे हिसाब से ऑप्शन से ट्रेड लेना चाहिए। 315 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी 14 के करीब चल रहा है, आप इसको बाय कर ले। आई थिंक वहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग जो इंडियन मार्केट में है वो 330 तक आगे और बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये कॉल ऑप्शन एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। नीचे 10 का स्टॉप लॉस लगा है, ये कॉल ऑप्शन में 30 तक के लेवल दिखने चाहिए। और दूसरी में एक आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ, वो है कि आप 315 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो 14 के करीब चल रहा है उसको बाय कर ले। सामने 340 में जो 8 रुपीज चल रहा है, 340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन वो 8 रुपए में बिक रहा है। तो आपका जो नेट पे ऑफ होगा और मैक्सिमम लॉस होगा वो 6 रुपए का होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट 19 रुपए का होगा। तो मेरे हिसाब से अगर नेकेट करना है तो डायरेक्ट कॉल ऑप्शन से बाय करें, अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप एक ये स्प्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर अंकुर हैं गुजरात से, पूछिए अंकुर। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा अगले 6 महीने तक मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे एंट्री लेवल बताइए ना सर। बताइए राजीव जी, एंट्री लेवल क्या होना चाहिए? 6 महीने के लिए पैसा लगाना है चांदी में इनको। मृत्युंजय जी, अभी पीछे गिरावट आई थी तो प्राइसेस 68,000 के आसपास रुके थे आकर, तो मुझे लगता है 68,000 से इनको अपना बाइंग स्टार्ट करना चाहिए फेज मैनर में। जैसे फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट अराउंड 68,000 के आसपास कर सकते हैं, देन सेकंड इन्वेस्टमेंट अराउंड 66,000 के आसपास कर सकते हैं और 65,000 तक ये लास्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैक्सिमम जो चांदी के दाम है 65,000 तक आने चाहिए और वहां से फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। चलिए, शुक्रिया राजीव जी आपका, रवि जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।